नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटियों ने अनपढ़ माँ को पढ़ने के लिए भेजा स्कूल। नंदनी जी एक हाउसवाइफ थी और लड़की होने की वजह से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि जिस माहौल और परिवार में वो पैदा हुई थी वहाँ लड़कियों को पढ़ना तो क्या, उनके सपनों और जज्बातों को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। बस इंतज़ार किया जाता था उनकी विवाह की उम्र तक पहुंचने का, जिस दौरान उन्हें घर के सभी कामों में निपुण बनाया जाता था और फिर एक अच्छा घर और वर देखकर उनका विवाह कर दिया जाता था। ऐसा ही कुछ नंदनी के साथ भी हुआ। 18 साल की उम्र में ही दिनेश नाम के लड़के से, जो पेशे में एक कंपनी में इंजीनियर था, उनका रिश्ता तय कर दिया गया। आखिर नंदनी थी ही गुणगान और खूबसूरत। कब से उनके लिए रिश्ते आ रहे थे, पर पापा की लाडली सर्वगुण संपन्न नंदनी के लिए उन्हें कोई लड़का जल्द ही मन भाता ही नहीं था। जब दिनेश का रिश्ता आया तो वो फूले ही नहीं समा रहे थे। आखिर एक पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का उनकी बेटी को बहने जा रहा था। दिनेश के माता पिता वही गांव में रहते थे। दिनेश के अलावा उनका एक और छोटा बेटा और 2 बेटियां थी। वो खुद नंदनी के लिए दिनेश का रिश्ता लेकर उनके घर आए थे। नंदनी के पिताजी ने तो फौरन हाँ भर दी। चट मंगनी पट ब्याह तय हो गया। 8 महीने के अंदर ही नंदनी दिनेश की दुल्हन बन उस घर में चली गई। उनका घर तो जैसे खुशियों से ही भर गया। आखिर इतनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न बहू जो मिली थी उन्हें, साथ में इतना सारा दान दहेज भी तो दिया था नंदनी के पापा ने अपनी लाडो को। दिनेश शादी के कुछ दिन बाद ही शहर वापस अपनी नौकरी ज्वाइन करने चला गया। इधर नंदनी गांव में अपने सास ससुर के पास ही रहती थी। दिनेश कभी कभी गांव आता तो ऐसा लगता जैसे नंदनी के चेहरे की मुस्कान आ जाती हो। वह नई नवेली दुल्हन हमेशा उदास बस अपने काम में लगी रहती है। बात उसी गांव की थी जो उड़ते उड़ते खबर उसके पिता की कानों तक भी पहुंची। उन्होंने उसके घर पर जाकर फौरन अपनी बात रख दी कि शादी के बाद पत्नी को अपने पति के साथ रहने का पूरा हक है, तो वो लोग उसे दिनेश के साथ शहर भेज दे। वैसे भी उनका छोटा बेटा और उनकी एक बेटी तो थी उनकी सेवा करने के लिए गांव में, तो फिर क्यों पति पत्नी को अलग रख बहू से सेवा करवाने का क्या अर्थ। नंदनी के ससुराल वालों को चाहे जो लगा हो, मगर दिनेश इस बात से बहुत खुश था। अगली बार जब गांव आया तो नंदनी को भी अपने साथ ही शहर ले गया। नंदनी जयपुर शहर जाकर अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली। सिलाई कढ़ाई में निपुण तो थी ही, सो दिनेश का हाथ बटाने को उसने थोड़ा बहुत घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। इससे घर के खर्च के बाद भी अच्छे खासे पैसे भी जुड़ जाते हैं और वो लोग गांव भी कुछ रकम भेज दिया करते थे। उन दोनों की मेहनत का नतीजा था कि नंदनी के देवर की भी अच्छे से पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी छोटी ननद का भी अच्छे घर में रिश्ता तय होकर विवाह हो गया। इसी दौरान नंदनी ने दिव्या, नव्या और फिर काव्या को भी जन्म दिया। हालांकि दूसरी बेटी होने के बाद ही उसकी सास ने उसे परिवार को वंश न दे पाने के लिए उल्हाना देना शुरू कर दिया था। मगर दिनेश और नंदनी आने वाली मुसीबतों से अनजान अपने परिवार में बहुत खुश थे। वह कहते हैं न कि मुसीबतें दस्तक देकर नहीं आती, सो एक दिन दिनेश और नंदनी की जिंदगी में भी भूचाल आ गया। उस दिन सुबह सुबह दिनेश चक्कर आकर बाथरूम में गिर पड़ा। उसका वजन भी पिछले कुछ दिनों से गिरता जा रहा था। 25 साल की छोटी सी उम्र में उस शहर में अकेली नंदनी 2 छोटी बच्चियों और एक दूध मुही बच्ची को गोद भर उठाए दिनेश को कहाँ लेकर जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गांव से अपने पिताजी को बुलावा भेजा। वो फौरन नंदनी के देवर के साथ शहर आए और दिनेश को अच्छे से डॉक्टर को दिखाया। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं लगी और उन्हें
उन्हें चेकअप के लिए बड़े अस्पताल भेज दिया, जहां जांच के बाद पता चला कि दिनेश को ब्रेन ट्यूमर है और वो अभी एडवांस स्टेज पर। नंदिनी के पिताजी ये सदमा सह नहीं पाए और कुछ दिन पश्चात उनकी दिल का दौरा पड़ने से ही मृत्यु हो गई। अब तो नंदिनी पर दोहरी मुसीबत आ पड़ी। उधर परिवार में सब उसे पिता की मौत का दोषी मान रहे थे, इधर दिनेश का इलाज का सारा भार उसे के माथे पर आ गया था। ननद शादीशुदा थी, सो उनसे मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी और देवर की भी अभी नई नई नौकरी लगी थी, सो उसने भी अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। इधर पिता के बाद उसके मायके में उसकी माँ से उसे सहारा मिला। उन्हें लोगों ने उसकी बेटियों को अपने पास बुला लिया। इधर नंदिनी के सास ससुर नंदिनी के पास शहर आ गए। दिनेश का इलाज शुरू हुआ, उधर उसकी नौकरी छूट गई, उसके खर्च के 4 गुना हो गए। उन लोगों ने अपना फ्लैट खाली कर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। नंदिनी ने हर खर्च में कटौती की, रात रात भर सिलाई का काम किया, टिफिन सेवा शुरू की, जिससे कि वो अपने पति का इलाज करवा सके। एक तरफ तो वो अपने पति की बीमारी से लड़ रही थी, दूसरे पैसों की तंगी से लड़ रही थी और उस पर उसकी सास उसे कोसते नहीं थक रही थी। आज उसकी सुंदरता, उसके गुण उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। एक एक पैसा दिनेश के इलाज में झोंक देने के बाद भी वो लोग उसे नहीं बचा सके। 3 साल के लंबे असफल इलाज के बाद दिनेश नंदिनी को अलविदा कह चला गया। नंदिनी के सास ससुर उसे समझा बुझाकर गांव ले गए। उधर पिता का साया हटने के बाद और दिनेश के गुजर जाने के बाद उसकी बेटियां, जो कि सबकी लाडली हुआ करती थी, अचानक से उन पर बोझ बन गई। भाई भाभी ने बहाने बना उन्हें उसके पास भेज दिया। गांव में कभी किस्मत वाली कही जाने वाली नंदिनी अब गांव की हर रीति रिवाज के किनारे कर दी गई। आखिर पहले बेटा नहीं हुआ, फिर पति चल बसा, धन दौलत भी हाथों से जाती रही, सास ससुर बूढ़े हो चले, सो उसका देवर उन्हें तो उम्र का हवाला दे अपने साथ ले गया। मगर नंदिनी और उसकी बेटियों का साथ निभाने में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बहाने बना अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उस पर गांव में नंदिनी के रिश्तेदारों के होने से उसे वहां मदद मिलने का सुझाव भी दे डाला। अपनी शादी से लेकर अब तक इन 10 सालों में नंदिनी जीवन में इतने रंग देख लेगी, उसने कभी सपने में ही नहीं सोचा था। 29 साल की छोटी सी उम्र में अकेली विधवा 3 बेटियों के साथ कैसे जीवन यापन करेगी, वो ये सोच नहीं पा रही थी। 8 साल की दिव्या, 7 साल की नव्या और 5 साल की काव्या को देख उसे बस एक ही ख्याल आता कि जो उसके साथ हुआ वो कभी उसकी बेटियों के साथ ना हो। उसे रह रहकर ये भी लगता कि अगर उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया होता तो शायद आज वो इतने बुरे दौर से ना गुजर रही होती। अपनों का बदलता रवैया देख उसे तकलीफ तो बहुत होती, मगर करती भी क्या, कहती तो किससे कहती। ऐसे में उसका दिमाग बस एक ही गवाही देता कि उसे अपनी बेटियों को अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखना, और वो ये जानती थी कि गांव में ये असंभव है, सो उसने शहर जाने का फैसला लिया। सभी उसके इस फैसले के खिलाफ थे, मगर अब वो सोच चुकी थी कि जब किसने उसकी मदद नहीं की तो अब उसके फैसले पर सवाल उठाने का भी वो हक खो चुके थे। वो हिम्मत कर तीनों के साथ वापस शहर चली गई और शुरू किया नया जीवन। एक छोटा सा एक कमरे का मकान किराए पर लेकर सिलाई कढ़ाई का काम फिर से शुरू किया। टिफिन सर्विस शुरू की। दिन रात मेहनत कर तीनों बेटियों का दाखिला स्कूल में करवाया। सुबह सूरज के साथ उठती विधि, देर रात तक बस दौड़ती ही रह जाती। लोगों के ताने सुनती, दुख झेलती, तकलीफें सहती। उस पर से जब अपनी बच्चियों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते देखती तो
मन महसूस कर रह जाती, लेकिन वो अपनी तकलीफ किससे नहीं बताती। बस भगवान से यही मानती कि अगले जन्म उसे अनपढ़ ना बनाए। यदि उसे दोबारा लड़की बनाकर पैदा भी करे तो ऐसे माहौल में करे जहाँ लड़कियों को एक शिक्षित ना रखा जाता हो। तीनों को शिक्षित करने में उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी। दिव्या सबसे बड़ी होने के साथ साथ सबसे सियानी भी थी। उसने बहुत ही जल्दी नंदिनी के साथ मोर्चे संभाल लिए। 10वीं में आ चुकी दिव्या ने स्कूल जाने के साथ साथ छोटे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी छोटी बहनों को तो पहले से ही वो खुद ही पढ़ाती। कई बार अपनी माँ को भगवान से अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर करते सुना था उसने। वो सोचती कि अगर वो पढ़ सकती है तो माँ क्यों नहीं। और एक दिन उसने नंदिनी को सुझाया कि जब वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है तब वो भी उनके साथ बैठ पढ़ाई कर सकती है। पहले तो नंदिनी ने ना नुकुर की, मगर अपनी ख्वाहिश और बेटी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उस पर नंदिनी ने कहा कि जब हर वक्त अगले जन्म में शिक्षित होने की दुआ मांगती हो तो इसी जन्म में से ही क्यों कोशिश नहीं कर सकती। उसने कुछ वक्त निकाल पढ़ाई शुरू कर दी। अब तक दिव्या भी 12वीं में आ चुकी थी, काफ़ी कुछ जानने भी लगी थी वो अब। एक दिन उसने नंदिनी को सुझाव दिया कि उसे इवनिंग स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए। नंदिनी ने अपनी उम्र और शाम को सबको टिफिन पहुंचाने की बात बताकर इनकार कर दिया, मगर नव्या और काव्या ने ये जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और माँ का दाखिला इवनिंग स्कूल में करवा दिया। नव्या और काव्या और नंदिनी अब कंधे से मिलाकर चल रही थी। वही अब सब अपने अपने सपने भी सजाए हुए थी। उधर काव्या का रुझान सिलाई कढ़ाई की ओर देख दिव्या ने नंदिनी से उसे इस हुनर की बारीकियां सिखाने को कहा। बहुत नाराज हुई थी नंदिनी। उसने साफ साफ कह दिया था कि वो उन तीनों को पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं करने देगी। मगर जब दिव्या ने उसे समझाया कि आजकल सिलाई कढ़ाई का मतलब कोई टेलर की दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। साथ ही ये कोर्सेस करने के बाद व्यवसाय में कई है, तो वो मान गई। इधर साइंस से 12वीं करने के पश्चात दिव्या ने इंजीनियर बनने के अपने सपने के विरुद्ध जाकर बीए में दाखिला किया। फिर एमए और बीएड की डिग्री हासिल करके वो एक शिक्षिका के तौर पर एक अच्छे स्कूल में नौकरी करने लगी। काव्या ने भी इंजीनियरिंग तो की, मगर उसने इंडस्ट्री ज्वाइन करने की बजाय एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर काम करना मंजूर किया। साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। नंदिनी को भी दोनों बहनों ने मिलकर ओपन स्कूल में 10वीं फिर 12वीं कक्षा में परीक्षा दिलवाकर डिस्टेंस लर्निंग से ही बीए। इधर उधर नव्या का फैशन डिजाइनिंग में कॉलेज में दाखिला करवाया। कहते हैं ना, वक्त के पंख होते हैं, तो इनकी जिंदगी में भी मुश्किल वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया और कब करवट लेकर इनके जीवन में फिर एक बार खुशियों की दस्तक दी, किसी को आभास ही नहीं हुआ। अब नंदिनी 50 की उम्र में ही सही पर ग्रेजुएट थी। बड़ी बेटी दिव्या अपने स्कूल वालों से आज्ञा लेकर प्री स्कूल की रायची ले चुकी थी, जिसका खर्च उन लोगों ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी से उठाया था। पीएचडी कर एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर थी और सबसे छोटी 25 वर्षीय काव्या अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा कर एक बड़े फैशन हाउस के साथ काम कर रही थी, जहां नौकरी तो उसकी डिग्री की वजह से मिली थी, मगर तारीफ उसे माँ की सिखाई बारीकियों से मिल रही थी। पूरे 25 साल की कड़ी तपस्या के बाद नंदिनी और उसकी बेटियां अपने दुखों को पीछे छोड़ एक खुशनुमा जिंदगी के सफर पर निकल पड़ी थी। अब नंदिनी का एक ही सपना था, अपनी पढ़ी लिखी लायक बेटियों का विवाह, मगर उन तीनों का शायद कुछ और ही मकसद था। दिव्या ने अपने स्कूल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से अपॉइंटमेंट लेकर उनके सामने एक प्रपोजल रखा, जिसमें CSR के तहत उसने गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने की मदद मांगी।
उसने क्या नव्या ने मिलकर पूरी रूपरेखा भी तैयार की थी। कैसे ये चेन ऑपरेट करेगी। शहर में जितनी भी ब्रांचेज होंगी उनमें गरीबों को अलग से कोटा होगा और शहर के स्कूल से जो भी आमदनी होगी उसे गांव के स्कूल चलाने में लगाया जाएगा। वो तीनों बहनें इसमें पैसे भी अपना डालने को तैयार थी। बस एक नाम चाहती थी जिससे कि शहर में उन्हें एक पहचान मिले और उनके स्कूल में लोग अपने बच्चों का दाखिला करवाए और वो बदले में गांव के स्कूल का खर्च वहन कर सके। कई दौर की मीटिंग के बाद पूरी रूपरेखा तैयार हुई और स्कूल उनके प्री स्कूल्स को अपना स्कूल और शुरुआती मदद देने को तैयार हो गया। उनके शहर में प्री स्कूल की चेन के उद्घाटन का जिम्मा उस स्कूल ने उठाया। कई नामी हस्तियों को न्योता दिया गया। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग हर अखबार और हर चैनल पर इश्तेहार दिया गया और इस तरह से शुरू हुआ सलोना बचपन। लगभग 2 साल की भागदौड़ के बाद सलोना बचपन एक सफल प्री स्कूल चेन बनकर उभरा। लगभग कर्ज भी तीनों बहनों ने मिलकर उतार दिए थे और अब स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का हक भी उन्हें मिल चुका था। इसके बाद सबसे पहले जो फैसला लिया गया वो था गांव-गांव सलोना बचपन पहुंचाने का, जिसकी शुरुआत उन लोगों ने अपने गांव से की। वर्षों बाद उन लोगों ने वापस उस धरती पर कदम रखा। सब कुछ बदला सा था। नंदनी अपने भाई भाभी के घर का रुख किया। उसी दिन शाम वो लोग पंचायत कार्यालय में सरपंच से मिलने भी पहुँचे। नंदनी और उसकी बेटियों को देख सब अचंभित थे। आखिर एक मुजलम अनपढ़ औरत अपनी दुनिया पलट देगी, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। अगले दिन पंचों के आगे दिव्या और नंदनी ने अपने मन की बात रखी, मगर उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि गांव में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर माहौल अभी कुछ ज़्यादा नहीं बदला। कावा ने इस पर उन्हें सुझाव दिया कि वो लोग गांव वालों को अपनी आवृत्ति से ही समझाए कि एक लड़की का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। अगले दिन वहां सभा बुलाई गई। नंदनी ने सभी गांव वालों से अपनी बेटियों की पहचान करवाई। सभी आश्चर्यचकित थे कि अकेली नंदनी ने बच्चियों को इतने ऊंचे पद पर पहुंचाया और इसी मौके का फायदा उठा नव्या ने गांव वालों के सामने अपनी सारी आत्मकथा का विस्तार से वर्णन किया। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के होठ पे मुस्कान, और नंदनी ने जब अपने शब्दों में सबको समझाया तो उसे देर न लगी सबकी राय पलटने में। आखिर गांव में नंदनी की तरह अनपढ़ होने की वजह से और भी कई लड़कियों का जीवन और परिवार तबाह हुए थे। सबकी सहमति होने के बाद एक जमीन देकर स्कूल बनाने की तैयारी शुरू हुई और खुला गांव के बच्चों के लिए पहला ग्रामीण सलोना बचपन। लगभग वर्ष भर में स्कूल ठीक से शुरू हो गया, बल्कि आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। इस स्कूल में लड़कों के लिए एकदम कम फीस और लड़कियों के लिए मुफ्त पढ़ाई का प्रावधान किया गया, जिससे ही थोड़ा बहुत खर्चा भी निकल सके और उसका मकसद भी हल हो सके। इसी तरह 1 से 2 और 2 से 4 करते हुए उन्होंने ग्रामीण सलोना बचपन को अपने जीवन का मिशन बना लिया और इसी बागडोर थी नंदनी के हाथों में। और कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आज ग्रामीण सलोना बचपन एक ब्रांड बन चुका था। अभी एक फ्रेंचाइजी से शुरू हुई ये चेन आज दूसरों को फ्रेंचाइजी दे रही थी। साथ ही घर घर शिक्षा के दीप जला आंगन रोशन कर रही थी। आज अचीवर्स अवार्ड्स में सबसे सुपात्र और योग्य नाम था नंदनी का। ग्रामीण सलोना बचपन शुरू करने के लिए और उन्हें पुरस्कृत करने खुद राज्य के मुख्यमंत्री वहां प्रस्तुत थे। आज उम्र के चौथे पड़ाव में कदम रख चुकी थी नंदनी की स्टेज की ओर ले जा दिव्या, नव्या और काव्या उनके साथ होली। स्टेज पर अवार्ड लेते हुए जब उनसे पूछा गया कि उनका ये सपना साकार करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, तो उन्होंने कहा, मेरी होनहार बेटियों का। अगर ये ना होती तो मैं कब की टूटकर बिखर चुकी होती।
अगर ये ना होती तो मैं केवल अगले जन्म के लिए शिक्षित होने की दुआ मांगते मांगते ही मर जाती। अगर ये ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। क्यों अगर ये ना होती तो गांव गांव सलोना बचपन मेरी अनेक बच्चियों को शिक्षित ना कर रहा होता। मैंने तो केवल इन्हें पढ़ाने का सपना सजाया था जिससे ये मेरी तरह बदनसीब ना कहलाए, मगर इन्होंने तो मुझे शिक्षित कर दिया और मेरे सपने को अपने अरमानों के पंख देकर गांव की बच्ची बच्ची को उड़ने को स्वतंत्र कर दिया। अब अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में जितनी हो सके हमें अपनी बेटियों को शिक्षित बनाना है और आशा करती हूँ इसमें आप सब मेरा साथ अवश्य देंगे। तो दोस्तों, शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया मात्र नहीं होती, ये तो जीवन की मुश्किलों से हमें उबारने का नजरिया देती है। शिक्षित होना कोई गर्व की नहीं बल्कि हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि जहाँ शिक्षा का उजियारा नहीं होता वहाँ अक्सर मुश्किलों का बसेरा होता है। उस पर एक लड़की का शिक्षित होना तो और भी आवश्यक है, क्योंकि जब वो शिक्षित होगी तभी तो अपने परिवार को शिक्षित कर पाएगी, सबके कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।